सोचो जरा, एक लफ्ज जो देश की सबसे ऊंची अदालत से एक गाली बन के निकला और सिर्फ 24 घंटे बाद उसी लफ्ज के नीचे 37 लाख लोग आ खड़े हुए। एक मीम, एक मजाक, देखते देखते एक पूरी सटायरिकल ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टी काइंड ऑफ बन गया। नाम कॉकरोच जनता पार्टी। आज के इस डीप डाइव में हम इंटरनेट के इसी सबसे विस्फोटक मूवमेंट के पीछे की असल कहानी डिकोड करेंगे। अब सवाल ये है कि एक विवादित बयान से 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का मूवमेंट कैसे खड़ा हो गया? क्या ये फॉलोअर्स जो बुरी तरह बढ़ें, ये फॉलोअर्स खरीदे नहीं जा सकते? क्या इस बॉट्स की दुनिया में इन सोशल मीडिया फॉलोइंग नंबर्स पे भरोसा किया जा सकता है? क्या ये 2-4 हफ्तों का शॉर्ट ड्रामा नहीं है? और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है जो 2-3 दिन में ठंडा पड़ जाएगा, तो हो सकता है वो सही हो, पर हो सकता है वो गलत भी हो। चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग चल रही थी। रिपोर्ट्स और ओरल ऑब्जर्वेशंस जो वायरल हुई, उनके अकॉर्डिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश के बेरोजगार नौजवान कॉकरोचेस जैसे हैं, जिन्हें ना कोई नौकरी मिलती है, ना प्रोफेशन में कोई जगह, और इनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट। उन्होंने आगे जोड़ा कि ये पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी हैं, यानी वो कीड़े जो समाज का खून चूस के जीते हैं। हालांकि अगले ही दिन क्लैरिफिकेशन आ गया था कि बातों को मिसकोट किया गया है और इशारा सिर्फ फेक डिग्री वालों की तरफ था, लेकिन तब तक इंटरनेट पे आग लग चुकी थी। ठीक अगले ही दिन 16 मई को 30 साल का एक लड़का सामने आया, नाम अभिजीत दीपके, जो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रहा था। उसने एक्स पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म डाला और साथ में लिखा, सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। और बस यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इस नाम को ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक गाली नहीं है, ये एक शातिर वर्ड प्ले है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और उसके ठीक सामने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, मतलब देश की सबसे बड़े पार्टी के नाम को उठा के ही उसका सीधा मजाक बना दिया गया। इसके बाद जो नंबर्स आए वो बिल्कुल मजाक नहीं थे। इंस्टाग्राम अकाउंट पहले 24 घंटे में ही 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स क्रॉस कर गया और अभी तक टोटल 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे सिर्फ 2 दिन में ही इसने बीजेपी के टोटल इंस्टा फॉलोअर्स भी काट दिए। शुरू में ही 3,500 से ज्यादा लोग गूगल फॉर्म भर के इसके मेंबर बन गए। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े नेता पब्लिक में इस पार्टी से जुड़ने की बात करने लगे। और सबसे बड़ी बात, सीजेपी के सपोर्टर्स बिहार की बांकीपुर बाई इलेक्शन लड़ने तक का सोचने लगे। पार्टी की पूरी ब्रांडिंग बहुत ही मीम हैवी थी। टैगलाइन रखी गई, आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज। पार्टी ने खुद को बताया अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, और अपनी सोच लिखी सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी भी एक मजाक थी, जैसे बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए। पर सच बताऊं, अगर ये सिर्फ मीम होता ना, तो 5 लाख से ज्यादा लोग अचानक से साइन अप नहीं करते। इसके पीछे का दर्द बिल्कुल असली था। द मास बीनीथ द मीम, अनपैकिंग इंडियाज रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा। इस वायरल हैशटैग के नीचे एक बहुत ही गहरा, बहुत ही असली आर्थिक संकट दबा हुआ है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के इस डेटा को देखो। एक नंबर है जो सबको दिखाया जाता है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जो कि है सिर्फ 5.1%। सुनने में सब शांत लगता है, सब ठीक लगता है, पर यहीं पे ही सबसे बड़ा खेल छुपा हुआ है। क्योंकि जिस पल तुम सिर्फ नौजवानों का नंबर अलग से देखते हो ना, 15 से 29 साल वालों का, तो वो हो जाता है 15.2%। और शहर की पढ़ी लिखी युवा महिलाओं में तो ये नंबर 20% के भी पार है। अब सबसे चुभने वाली बात, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट करीब 13% पे खड़ा है और अर्बन यूथ में ये 17% के आसपास है। ये उस पूरी जनरेशन का गुस्सा है जिसने रात रात भर जाकर पढ़ाई की, डिग्रियां लीं और फिर भी खुद को सिस्टम से बाहर पाया। डिग्री हाथ में होने के बाद भी कोई नौकरी नहीं है। द एम्प्लॉयबिलिटी गैप, डिग्रीज विदाउट स्किल्स। असल में मसला सिर्फ बेरोजगारी का है ही नहीं, मसला है एम्प्लॉयबिलिटी का। मतलब डिग्री तो मिल रही है, लेकिन काम करने लायक स्किल्स नहीं मिल रही। कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन्ड ही नहीं है। मर्सर मेटल की इस ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स रिपोर्ट को ही देख लो। इसके हिसाब से देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही ऐसे हैं जो असल में काम करने के लायक हैं।
इसका सीधा सा मतलब है कि आधे से ज़्यादा, करीब 57.4% ग्रेजुएट्स वर्कफोर्स में बिना उन ज़रूरी स्किल्स के एंटर कर रहे हैं जिनकी आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज को ज़रूरत है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट भी ठीक इसी क्राइसिस की गवाही देती है। ITI ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 33% है और पॉलीटेक्निक ग्रेजुएट्स की 46%। जब पढ़ाई और नौकरी के लायक होने के बीच इतना बड़ा गैप होगा तो यूथ को तो यही लगेगा ना कि सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। The history of viral outrage. Can leaderless movements create lasting change? अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं। भूल गए क्या, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ये कुछ पहली बार थोड़ी ना हुआ है। इंटरनेट पे एक फॉर्म भरना 30 सेकंड का काम है। इसे कहते हैं सिलेक्टिविज्म। लेकिन स्ट्रक्चरल बदलाव जमीन पर उतरकर होते हैं। ये जो कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी बनी है, ये 4 दिन की चांदनी बन के रह जाएगी अगर लोग इस पार्टी से, इस सोच से, इस मूवमेंट से सिर्फ एक फैन की तरह जुड़ेंगे। बिना मजबूत स्ट्रक्चर के कोई भी ऑनलाइन मूवमेंट ज्यादा दिन नहीं टिकता। 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को ही याद कर लो। लाखों लोग सड़कों पे थे, लेकिन उस भयंकर जनसैलाब के बाद भी लोकपाल एक्ट 2013 में जाकर पास हुआ और देश के पहले लोकपाल की ऑफिशियल नियुक्ति 2019 में हुई। पूरे 8 साल लग गए। ऑनलाइन भीड़ कुछ दिनों में इकट्ठी हो सकती है, लेकिन ठोस इंस्टीट्यूशंस बनाने में सालों की कड़ी मेहनत लगती है। और ग्लोबल लेवल पे 2010 से 2012 का अरब स्प्रिंग इसका एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कई देशों में पुरानी सरकारों को गिरा तो दिया गया, लेकिन बिना किसी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नए सिस्टम नहीं बन पाए और कई जगह पुरानी व्यवस्थाएं वापस लौट आईं। गुस्सा पुरानी बिल्डिंग गिराने के लिए अच्छा है, पर नई बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं। डेवलपिंग अ साइंटिफिक टेम्पर, मूविंग फ्रॉम आउटरेज टू आउटपुट। इसलिए जो भी लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी को चला रहे हैं या फिर चलाने वाले हैं, उनको मैं ये रोड मैप देना चाहता हूँ। गुस्से से आउटपुट तक का सफर कैसे तय होगा? सबसे पहली जरूरत है साइंटिफिक टेम्पर की। 1976 में इसे भारतीय संविधान में एक मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। ये डिमांड करता है कि हर सिटीजन फैक्ट्स का सम्मान करे, सबूतों को तौले, सत्ता से सवाल करे और लगातार सुधार की दिशा में काम करे। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी इसी सोच को सबसे जरूरी स्किल मानती है। किसी भी मूवमेंट में मैनिपुलेट होने से बचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग के ये 4 सवाल हमेशा पूछने चाहिए। पहला, इस दावे का असली सबूत क्या है? दूसरा, डेटा असल में क्या कह रहा है? तीसरा, इस पूरी कहानी से फायदा आखिर किसका हो रहा है? और चौथा, क्या ये संभव है कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत भी हो सकता है? डिजिटल मोमेंटम को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए रियल वर्ल्ड एक्शंस लेने होंगे। इन्फॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग से हटकर स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस करना होगा। हैशटैग से बाहर निकलकर ऑफलाइन ऑर्गेनाइज्ड चैप्टर्स बनाने होंगे। RTI का इस्तेमाल करके सिस्टम से सीधे जवाब मांगने होंगे। और हाँ, सिर्फ नारों की जगह सोच समझकर बनाए गए पॉलिसी ग्रेड सॉल्यूशंस पेश करने होंगे। देखो, कॉकरोच अपने सर्वाइवल स्किल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बिना किसी दिशा के एक टूटे हुए सिस्टम में सिर्फ जिंदा रहना कोई तरक्की थोड़ी है। असली प्रोग्रेस तब होती है जब टिके रहने की क्षमता के साथ तर्क और समझ भी जुड़ी हो। नौजवानों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस लेजी और शिकायत करने वाली मीम आइडेंटिटी से ऊपर उठकर काम करना ही होगा। तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। क्या इस जनरेशन को सिर्फ एक ऐसे वायरल हैशटैग के लिए याद रखा जाएगा जो 1 महीने में ठंडा पड़ गया, या फिर उन मजबूत संस्थानों के लिए जिन्हें उन्होंने अपने गुस्से को सही दिशा देकर जमीन से खड़ा किया? चुनाव उन सब के हाथ में है जो इस डिजिटल अलार्म से जाग चुके हैं। सोचना जरूर।